हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट वीक के अंदर सब्जेक्टिव पेपर अपना देने वाले हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं ऐसी 8 मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करनी है। और ये मिस्टेक्स काफी ज्यादा चांसेस है, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक आधी मिस्टेक तो डेफिनेटली कमिट कर देंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। 8 मिस्टेक्स की बात करने वाला हूं। अभी रिसेंटली हमने एक टेस्ट कंडक्ट कराया था, हमारे एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव पेपर का कोर्स है। उसके अंदर हमने स्टूडेंट्स को प्रॉमिस किया था एक पूरा मॉक कंडक्ट करेंगे और उसको मैं खुद पर्सनली इवेल्युएट करूंगा और यहाँ पे आपको मार्क्स दूंगा, आपको कमेंट्स दूंगा। और ये एक्सरसाइज अभी हमने रिसेंटली किया और यहाँ पे मुझे पता चला कि कौन सी मिस्टेक्स जो है स्टूडेंट ज्यादातर कर रहे हैं और उन मिस्टेक से वो कहीं ना कहीं अपने जो मार्क्स है ना उसको गवा रहे हैं। तो आइए एक एक करके आपके साथ डिस्कस करते हैं कि क्या मिस्टेक्स हैं और कैसे आपको उन्हें अवॉइड करना है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी मिस्टेक जो मुझे देखने को मिली, राइटिंग व्हाट यू नो। सर, ये मिस्टेक कैसे हुई? हम वही तो लिखेंगे जो हमें आता है। हाउ इज दिस अ मिस्टेक? ये मिस्टेक है कि नहीं है, बताओ सोचकर। अब देखो, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मैंने ये सवाल पूछा था हमारे मॉक टेस्ट वाले पेपर के अंदर। सवाल था, जिन्होंने भी मॉक टेस्ट दिया वो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, और जो कोई देना चाहता है वो भी आज अगर देना चाहता है वो आज देकर सबमिट कर दे अपना टेस्ट, तो हम इवेल्युएट कर देंगे, क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं है। तो अगर आप लेना चाहते हैं कोर्स को, अभी भी इनरोल कर सकते हैं और आज कोशिश कीजिए कि आज मॉक टेस्ट को सबमिट कर दें। तो सवाल था व्हाट आर ओन्ड फंड्स, और इसमें पूछा था व्हेन दे शुड नॉट बी यूज्ड। व्हेन दे शुड नॉट बी यूज्ड, ऐसा आपसे पूछा गया था। तो अब ज्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या किया इस सवाल के अंदर, उन्हें क्या पता था? उन्हें पता था कि ओन्ड फंड्स क्या होते हैं। ओन्ड फंड्स के बारे में लिखना शुरू कर दिया, काफी कुछ लिख दिया। ओन्ड फंड्स के बारे में उनके फीचर्स लिखने शुरू कर दिए कि ये फीचर्स होते हैं ओन्ड फंड्स के। इक्विटी शेयर कैपिटल के भरमार फीचर्स लिख डाले और लिख दिया कि इनको कब यूज करना चाहिए, व्हेन टू यूज लिख दिया, कि कब इसे यूज करना चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल को कब यूज करना चाहिए। इन सब बातों के ऊपर ज्यादा जोर डाला गया। और जिन्होंने व्हेन नोट टू यूज के पॉइंट्स बनाए, हेडिंग तो बना ली, बट अंदर एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन यही किया कि कब इक्विटी को यूज करना चाहिए। तो आप लिखते वो हैं जो आपको आता है, आप ये नहीं देखते सवाल क्या पूछ रहा है। आप उस चीज की तरफ भागते हैं जो हमें आता है, हम वो किसी ना किसी तरीके से सवाल में लिख डालें। ये भी तो देख लो कि वो चीज आपसे पूछी भी गई है या नहीं पूछी गई। आपसे फीचर पूछे ही नहीं गए, आप सभी ने फिर भी फीचर्स लिख दिए। इसको लिखने से क्या होगा? एग्जामिनर का भी टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट। आपके कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन के अंदर कुछ लास्ट में रह गया होगा, कोई पार्ट में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा इन फीचर्स लिखने के चक्कर में। तो जो आपसे पूछा गया वही लिखो। ऐसा मत सोचो कि हम कुछ भी लिखाएंगे तो एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। ये एचपीएससी का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये कोई स्कूल वाला पेपर नहीं है, यूनिवर्सिटी वाला पेपर नहीं है। तो यहाँ पे एग्जामिनर को ब्लफ करने की कोशिश तो नहीं करनी है। तो जो सवाल में पूछा गया है कोशिश करो वही लिख कर आओ। नहीं आता तो छोड़ दो, किसी और क्वेश्चन पे टाइम लगाओ, वहां पे मार्क्स इंक्रीज करने की कोशिश करो। ब्लफिंग करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। कोशिश यही होनी चाहिए टू राइट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं। अगली मिस्टेक विच इज यूजिंग मेनी शॉर्ट फॉर्म्स। तो बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हो आप लोग। तो जैसे हमने क्वेश्चन पूछा मनी मार्केट पे, तो लिखा जी मनी मार्केट इज, ऐसे लिख दिया फाइनेंशियल मार्केट। अरे ये क्या लिखा आपने? फाइनेंशियल मार्केट तो समझ ही नहीं आ रहा, ये फाइनेंशियल मार्केट है। पूरा लिख दो, क्या हो जाएगा? पूरा फाइनेंशियल मार्केट लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? आपसे पूछा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फीचर बताओ, तो कैसे लिखते हैं जनाब? फॉलोइंग आर दी फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे ऐसा शॉर्ट फॉर्म क्यों मार रहे हो? इतना ज्यादा शॉर्ट फॉर्म क्यों मार रहे हो? इसके अलावा तो सिंपली आप क्या कर देते, सिंपली इतना ही लिख देते, फॉलोइंग को स्किप ही कर देते, फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे लिख देते। इसमें आपके कुछ इतने वर्ड्स ना होते, फॉलोइंग वर्ड को स्किप ही कर देते, सिंपली इतना लिख देते, बट लिखते तो कम से कम पूरा। शॉर्ट फॉर्म्स की तो भरमार डाली हुई है, इतने ज्यादा शॉर्ट फॉर्म्स डाले हुए हैं सबने कि पूछो मत। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हमें लिखने की आदत नहीं है। हम नोट्स बना लेते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है, वो आदत आपकी बनी हुई है। इसके अलावा जब आप एमसीक्यू वाले पेपर की तैयारी करते हैं उसमें तो शॉर्ट फॉर्म मैटर ही नहीं करती है। तो इस हैबिट को चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में जितने ज्यादा शॉर्ट फॉर्म डालोगे उससे आपको ही दिक्कत देखने को मिलेगी।
एन नंबर ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स मुझे देखने को मिले। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स तो यूज कर लो, मुझे दिक्कत नहीं है। जैसे आप गवर्नमेंट पूरा लिखने की बजाय GOVT ऐसे डॉट लगा के लिख देते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे वाले शॉर्ट फॉर्म से मुझे दिक्कत है और एग्जामिनर को भी दिक्कत होगी। कई तो ऐसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स थे जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहे थे, शायद आप यूज कर लेते होंगे बट मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। तो अवॉइड कीजिए इतने ज्यादा शॉर्ट फॉर्म्स यूज करना। जितने ज्यादा शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेंगे एग्जामिनर मार्क्स काटेंगे। देखो एग्जामिनर तो ढूंढ ही रहा है कि कहां मार्क्स काटूं, आप उसे परोस कर दे रहे हैं, लो जी यहां मेरे मार्क्स काट लो। तो ऐसा गलती मत करो, अवॉइड करो। कोशिश करो थोड़ा लिखो, बट जितना लिख रहे हो उसे पूरा लिखो। चलिए आते हैं आगे, एक्सप्लेनिंग इन पैराग्राफ। तो कई सारे स्टूडेंट्स जो है ना, वो पैराग्राफ फॉर्म में एक्सप्लेन करते चले जाते हैं, उनका लिखते जा रहे हैं 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 लिखते जा रहे हैं, आंसर पूरा लिख दिया। अब एक पैराग्राफ लिखा हुआ है मेरे सामने या एग्जामिनर के सामने, अब उसे ढूंढना पड़ेगा कि कहा क्या इसमें सही लिखा हुआ है, क्या इसमें गलत लिखा हुआ है। जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो कहां लिखे हुए हैं उसे ढूंढना पड़ेगा। ना ही आपने कोई अंडरलाइनिंग वगैरह करी कि एग्जामिनर ढूंढ ले। तो इसमें एग्जामिनर का टाइम ज्यादा लगेगा और हो सकता है कि वो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप कर दे जो आपने लिखा उसकी नजर में ना आए और आपके मार्क्स कट जाएं। तो कोशिश करो कि पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने की बजाय आप पॉइंटर फॉर्म में एक्सप्लेन कर दो। इससे एक और बहुत बड़ी समस्या आपकी सॉल्व होती है। देखो जब मैं पेपर इवेल्युएट कर रहा था मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो है ग्रामर की, कि ग्रामर हमारी सही नहीं बनती है। स्पेलिंग मिस्टेक्स तो हम करते ही करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो काफी हुई जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज करते हैं। तो ग्रामर वाली समस्या भी दूर हो जाती है अगर आप पॉइंट्स ऐसे बना देते हैं, बुलेट पॉइंट्स बना देते हैं, आप पॉइंटर फॉर्म में चीजों को लिख देते हैं, हेडिंग बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, तो उससे एग्जामिनर की नजर केवल हेडिंग पे जाएगी और हेडिंग में आपकी ग्रामर मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक जनरली नहीं हो सकती। तो हेडिंग अगर सही होगी तो एग्जामिनर आगे इतना नहीं पड़ेगा और आपको मार्क्स सीधे सीधे देते चला जाएगा। तो कोशिश ये करो कि इस तरीके से प्रेजेंटेशन रखो, पैराग्राफ लिखते समय आप ग्रामर की बहुत ऐसी तैसी फेर देते हो, ये मैं आपको सच्चे मन से बता रहा हूं जो मेरा एक्सपीरियंस था। कई स्टूडेंट्स हैं जो सही लिखते हैं, बिल्कुल अच्छे से लिखते हैं, बट मेजोरिटी स्टूडेंट्स मेरे को देखने को मिला कि कहीं ना ग्रामर में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। कहीं सिंगुलर प्लूरल की गड़बड़ हो जाती है, कहीं इज वॉज की गड़बड़ हो जाती है, तो कहीं पास्ट फॉर्म लगाना या प्रेजेंट फॉर्म लगाना उसकी गड़बड़ हो जाती है। तो ये गड़बड़ों पे अब इस स्टेज पे काम तो नहीं किया जा सकता, बट इस गड़बड़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर आप पॉइंटर फॉर्म में अपने आंसर को लिखेंगे तो ये गड़बड़ काफी हद तक अवॉइड हो सकती है। तो आप इस चीज को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। बट हाँ, हर चीज पॉइंटर फॉर्म में नहीं हो सकती कि पूरा आंसर ही पॉइंटर फॉर्म में चल रहा है। आपको कहीं ना कहीं पैराग्राफ तो लिखने ही पड़ेंगे, और जहां भी आप पैराग्राफ लिख रहे हैं वहां पे कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दोगे तो एग्जामिनर के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलिए आते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ, विच इज इम्प्रॉपर डेफिनेशंस। अभी देखो जैसे मैं आपको बता रहा था, हर जगह पैराग्राफ हर जगह पॉइंट्स नहीं बना सकते, कई जगह पैराग्राफ आएगा ही आएगा। जैसे डेफिनेशन लिखनी है आपको, जैसे हमने आपसे डेफिनेशन पूछी थी पेपर के अंदर, पर्सनल सेलिंग की डेफिनेशन पूछी थी, ओनर्स फंड्स की डेफिनेशन पूछी थी, है ना, ऐसी डेफिनेशन पूछी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन भी पूछी थी। अब आपको देखने में लग रहा होगा अरे कितनी आसान डेफिनेशन है, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, इसको पॉइंट्स फॉर्म में नहीं लिख सकते, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब जब स्टूडेंट्स इसे लिखने बैठे तो सभी अपनी भाषा के अंदर, एक डेफिनेशन और थी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की, तो सभी अपनी भाषा के अंदर इसको लिखना शुरू कर रहे थे। तो आप अपनी भाषा में जब लिखते हैं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो परफेक्शन नहीं आती है। हर कोई अलग अलग तरीके से लिख रहा था। एक जनाब तो लिख रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, बताइए, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स ऐसा लिख रहे थे। तो ऐसे वर्ड्स यहां पे यूज नहीं करने, मेथड वर्ड थोड़ी आएगा, दे आर द एंड रिजल्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं। तो आप डेफिनेशन जब अपनी बनाने लगते हो ना तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हो। कुछ स्टूडेंट्स तो लिख लेते हैं बट कई स्टूडेंट्स नहीं लिख पाते। तो मेरी एडवाइस यहाँ पे आपको क्या रहेगी कि यार डेफिनेशंस याद कर लो, जो भी आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक्स है ना, कम से कम उनकी डेफिनेशन तो याद कर लो, एक लाइन की दो लाइन की डेफिनेशन याद कर लो, ताकि एग्जाम में जाकर डेफिनेशन लिख पाओ। अगर क्वेश्चन आपको डेफिनेशन पे नहीं आया, लेट सपोज पर्सनल सेलिंग की डेफिनेशन नहीं पूछी, डायरेक्टली पूछ लिया एडवांटेज ऑफ पर्सनल सेलिंग, तब भी जब स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को तो डिफाइन कर देना पर्सनल सेलिंग ये, और फिर आ जाना बेनिफिट्स की तरफ, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा एग्जामिनर पे। तो डेफिनेशंस आपके पेपर में डेफिनेटली काम आने वाली हैं,
और अगर डेफिनेशन गड़बड़ लिखोगे, बेकार लिखोगे, तो फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन शुरू में लिखी जाएगी। अगर शुरू में ही आपने गुड़ गोबर कर दिया तो एग्जामिनर आगे का कम देखेगा, वो शुरू में ही नंबर काट डालेगा। तो डेफिनेशन अगर आप याद कर सकते हो ना तो याद कर जाना। मैंने आपको पहले भी बोला था कुछ ऑथर्स की डेफिनेशन याद कर लो तो दी बेस्ट है। नहीं याद कर पा रहे ऑथर्स की तो कुछ सिंपल डेफिनेशन ही याद कर जाओ, ताकि आप कुछ सेटिस्फैक्टरी तरीके से अपना डेफिनेशन लिखें और एग्जामिनर को वो पसंद आ जाए। चलिए अगली मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज नॉट थिंकिंग बिफोर राइटिंग। अब मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपके पास सोचने का समय नहीं होगा, और इसीलिए आपको सोचने का काम घर से ही करके जाना है कि अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप क्या लिखने वाले हैं। जैसे हमने एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डाला था हमारे इसके अंदर, मॉक टेस्ट के अंदर, विच वाज व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा आसानी से एक्सप्लेन कर लेंगे, बट हुआ क्या कि आपने पहले सोचा नहीं था कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो इस केस में आपने जो पॉइंट्स लिखे वो रेलेवेंट ही नहीं थे। जो फीचर्स आपने बनाए उसमें आपने इंपॉर्टेंट फीचर छोड़ दिए, जैसे आपने प्रॉफिट वाला फीचर छोड़ दिया कि प्रॉफिट के लिए बनाते हैं, आपने अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला फीचर छोड़ दिया, आपने म्यूचुअल एजेंसी वाला फीचर छोड़ दिया, काफी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आपने छोड़ दिए। अब उस केस में एग्जामिनर को जो पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं वो रेलेवेंट तो हैं, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहां पे इंक्लूड हो जाए आंसर के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट उसे मिसिंग लग रहे हैं, तो इस केस में क्या वो नंबर पूरे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी और नया पढ़ने की बजाय और नई चीजों की तरफ बढ़ने की बजाय यही सोच लो अपने सिलेबस को उठाकर कि अगर इससे क्वेश्चन आया तो मैं क्या लिखूंगा क्या लिखूंगी, क्योंकि वहां पे सोचने का टाइम नहीं होगा, वहां पे सीधा सीधा लिखना पड़ेगा। और कई स्टूडेंट्स के साथ तो क्या हुआ, उन्होंने पूरा आंसर लिख डाला, लास्ट में याद आया कि अरे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो डाल नहीं रह गया। फिर उन्होंने लास्ट में या तो उसे कहीं ना कहीं घुसाने की कोशिश करी, जो कि बिल्कुल ही उल्टा लग रहा था, कि आपने पूरा आंसर लिख दिया, लास्ट में एक लाइन कंक्लूजन भी लिख दिया कि दीज फीचर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पार्टनरशिप, ऐसे करके आपने कुछ लिख भी दिया। उसके बाद आप लिख रहे हैं पार्टनरशिप आल्सो हैज म्यूचुअल एजेंसी, अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड दे आर फॉर प्रॉफिट ओनली। अरे ये कैसी बात बनेगी, एग्जामिनर तो वो लाइन पढ़ेगा भी नहीं आपकी। तो आप पहले थोड़ा सा सोच लो और फिर अपना आंसर लिखो। एग्जामिनेशन हॉल में भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ते सीधा छलांग लगा दी। पहले 5-10 सेकंड थोड़ा सा सोच विचार तो कर लो, क्या स्ट्रक्चर बनाओगे, किस हिसाब से आंसर को लिखोगे। तो आपका टाइम उससे सेव होगा, क्योंकि आप अननेसेसरी चीजें नहीं लिखोगे, टाइम सेव करोगे और मार्क्स गेन करोगे थोड़ा सा सोच लेने से। थोड़ा सा सोचना बहुत जरूरी है किसी भी आंसर पर डायरेक्टली जंप लगाने से पहले। चलिए जी, आते हैं जी अगली मिस्टेक की तरफ, विच इज नॉट रीडिंग क्वेश्चन प्रॉपरली। देखो हमारी टेंडेंसी क्या होती है, फटाफट से छलांग लगाओ आंसर की तरफ, क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ो। एमसीक्यू में तो करते ही थे, अभी यहाँ पे भी करना शुरू कर दिया है। तो अभी जैसे हमने टेस्ट लिया, मैं उसी से सारी चीजें लिंक कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी टेस्ट इवेल्युएट हुए हैं तो काफी चीजें मेरे दिमाग में है। और स्टूडेंट्स भी जो स्पेशली एवर स्टडी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया, तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे इन चीजों से। आपने एक सवाल दिया था आपको, उसके अंदर आपको न्यूमेरिकल सवाल था, आपको बोला गया था कि आपको क्या बनाना है, जर्नल बनाना है। पहले बोला गया था एंड ऑल्सो शो द लेजर अकाउंट, ऐसे करके बोला हुआ था, लेजर अकाउंट ऑफ। जर्नल बनाना था मेघा का शायद, है ना, जर्नल बनाना था शायद मेघा का और लेजर अकाउंट बनाना था शायद स्नेहा का, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको पूछा था। तो उस केस के अंदर लोगों ने क्या किया, दोनों के जर्नल ही बना दिए। जर्नल बना दिए, एक तरफ मेघा का एक तरफ स्नेहा का। तो आपसे पूछा है लेजर अकाउंट, आपने जर्नल बना दिया। ये एक दो बच्चों ने नहीं, काफी सारे स्टूडेंट्स ने किया है कि दोनों तरफ जर्नल ही बनाकर आ गए। लेजर अकाउंट पूछा हुआ और आप लेजर नहीं बना रहे, आप जर्नल बना रहे हो। आपको लग रहा है जर्नल शुरू में लिखा हुआ है, मेगा स्नेहा नाम लिखे हुए हैं, तो दोनों के जर्नल ही बनाने होंगे, आपको ऐसा लग रहा है। अरे सवाल पूरा पढ़ तो लेते, लेजर अकाउंट पूछा था। अब 5 नंबर का जर्नल था, 5 नंबर का लेजर अकाउंट था, आपने क्या किया, 5-5 के जर्नल बना दिए। तो आपके 5 नंबर तो सीधा सीधा कट गए, आपका टाइम भी वेस्ट हुआ और 5 नंबर भी सीधा सीधा कट गए। तो इसीलिए सवाल को ध्यान से पढ़ो और फिर ही अपने आंसर की तरफ मूव ऑन करो। एक सवाल में तो क्या हुआ, हमने पूछा था डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। एक जनाब ने क्या किया, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी की बजाय इसे पढ़ लिया एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। उन्होंने एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के डिफरेंस लिखने शुरू कर दिए। तो ऐसी गलतियां किसी से भी हो सकती है, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, ऐसी गलतियां बहुत ही नॉर्मल है। एरर करना हमारे जो ह्यूमंस है उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज है।
तो इसीलिए अपने सवाल को ध्यान से पढ़ो ताकि एरर के चांसेस थोड़े से मिनिमाइज हो सके। एरर्स मिनिमम होंगे तभी आपके मार्क्स कहीं ना कहीं इंप्रूव होंगे इस एग्जामिनेशन में। चलिए आगे आते हैं जी, अवॉइडिंग न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल से दूर भागने का एक टेंडेंसी है जो कि काफी स्टूडेंट्स में है, और अगर आपको नहीं आते तो भागना ही चाहिए, बट हर न्यूमेरिकल से दूर भागना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। देखो हमने जो भी न्यूमेरिकल्स डाले थे, अराउंड 2-3 न्यूमेरिकल्स डाले थे, तो वो न्यूमेरिकल कोई बहुत ज्यादा हाई फाई वाले नहीं डाले, हमने जान के न्यूमेरिकल का लेवल थोड़ा सा नॉर्मल रखा ताकि आप उन न्यूमेरिकल्स को जरूर अटेम्प्ट करें। देखो न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट करते हो ना, उसमें आपका आंसर सही आया, आपकी प्रेजेंटेशन सही थी, तो फुल मार्क्स मिलेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर बच्चों को काफी अच्छे मार्क्स मिले हैं, और आपको भी मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे, आंसर सही होगा तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स को पूरे तरीके से अवॉइड नहीं करना चाहिए, ये आपका एक पेज में खत्म भी हो जाता है और इसमें मार्क्स भी पूरे मिल जाते हैं, तो इससे टाइम भी सेव है, मार्क्स भी गेन होते हैं। तो सारे न्यूमेरिकल्स को इग्नोर मत करो। हाँ, कुछ टॉपिक्स के आपको न्यूमेरिकल नहीं आते या कोई न्यूमेरिकली बहुत टेढ़ा मेढ़ा पूछा हुआ है तो उसे हाथ जोड़ दो, उसे छोड़ दो। बट अगर सिंपल न्यूमेरिकल आ रहा है, जर्नल एंट्रीज डालने के लिए कह रहे हैं, लेजर अकाउंट बनाने के लिए कह रहे हैं, गुडविल निकालने के लिए कह रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कह रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल तो आप कर सकते हो, अपने ऊपर भरोसा रखो। आगे पीजीटी टीचर बन के कितने न्यूमेरिकल्स आपको कराने, तो भरोसा रखो और सिंपल वाले न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करो, उसमें पूरे नंबर लेकर आओ, अल्टीमेटली आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, आगे आते हैं अगली मिस्टेक की तरफ, विच इज नॉट यूजिंग कीवर्ड्स। हम कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कीवर्ड से दूर भागते हैं, हम अपनी भाषा में हर चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अगेन एग्जांपल से रिलेट करूंगा, मॉक टेस्ट जैसे हुआ, उसके अंदर एक सवाल आया, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। आपको लग रहा होगा अरे हम सब लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है क्या? बस एक्सप्लेन करने के लिए कहा हुआ था, आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ था कि इसके एक्सप्लेन कर दो, इसमें और भी पार्ट्स डाले हुए थे, अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन करना था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी था, है ना, और भी आपके आईएसओ को डिफाइन और एक्सप्लेन कर दो, 2-2 मार्क्स के छोटे छोटे आपको एक्सप्लेन करने थे। तो अभी क्या, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के अंदर मैं जो कीवर्ड ढूंढ रहा था, डेट वाज रेडिकल रीडिजाइनिंग, ये रेडिकल वर्ड मैं ढूंढ रहा था, और ये रेडिकल वर्ड 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स के आंसर में से गायब था। अपनी भाषा में लिख रहे हैं कि बिजनेस प्रोसेस को चेंज कर देंगे, एफिशिएंसी बढ़ा लेंगे, ऑब्जेक्टिव अचीव कर डालेंगे, हमारे बिजनेस को और ज्यादा बेहतर बना देंगे, ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे, जनरल बातें लिख रहे हैं। ये कीवर्ड कौन लिखेगा? ये कीवर्ड अगर आपको मालूम है तो एग्जामिनर से नंबर ले जाओगे, अगर कीवर्ड मालूम नहीं है तो नंबर कट जाएंगे, तो कीवर्ड को जरूर इंक्लूड करो। ऐसी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को जब आप लिख रहे थे तो उसमें मैं कीवर्ड कौन सा ढूंढ रहा था कि आपने लिखा हो रीजनेबली लॉन्ग पीरियड, फोर्सिएबल पीरियड, ऐसे लिखा हो। तो बस बच्चों ने क्या लिखा, बिजनेस विल गो ऑन लॉन्ग रन, बिजनेस विल नॉट शट डाउन, बिजनेस विल बी फंक्शनल इन वेरी लॉन्ग पीरियड, ऐसी ऐसी चीजें करके लिखी। तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको डाल देने होते हैं, वो कीवर्ड्स एग्जामिनर को सीधा पता लग जाता है इस बच्चे को आता है, तो वो कीवर्ड्स डाल दो ना, तो आंसर में 4 चांद लग जाते हैं, और उस कीवर्ड को अंडरलाइन कर दो तो और भी बेहतर हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको मार्क्स फेच करती हैं। एग्जामिनर चाहता है कि वो फटाफट से देखे कि कैसे आपका आंसर ठीक है या गलत है। अगर उसे सही चीज नहीं मिल रही फिर वो गलतियां ढूंढना शुरू करेगा। अगर उसे लग रहा है कि हाँ लिखा तो है बट अब इतना सही नहीं लग रहा, अगर सही लगता तो मार्क्स दे देता, बट अब इतना सही नहीं लग रहा, तो फिर गलतियां ढूंढते हैं। तो गलतियां जब ढूंढेंगे तो मिल बहुत सारी जाती हैं, क्योंकि हम सभी ने कुछ ना कुछ गलतियां तो डेफिनेटली करी होती हैं, बीच बीच में होती हैं मिस्टेक्स। अगर वो एग्जामिनर ने ढूंढ ली तो फिर मार्क्स आपके नीचे जाएंगे, मार्क्स कटने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए कीवर्ड्स लिखो और उनको अंडरलाइन डेफिनेटली करके आओ। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी आपको भी फील हो रहा है कि अरे मुझे भी तो मॉक टेस्ट देना चाहिए था, तो मैं आपके लिए आज के लिए भी मॉक टेस्ट को ओपन कर देता हूं, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और अपने आंसर जो है एवर स्टडी क्लासेस के ऐप पे ही आपको सबमिट करने होंगे। उनको आप आज 12 बजे तक सबमिट कर दीजिए, हम उसे इवेल्युएट डेफिनेटली करके आपको कमेंट्स देंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ और आप इंप्रूव कर सकते थे, क्या क्या एरियाज है इंप्रूवमेंट के। तो अभी भी लास्ट चांस है, अगर आप इसे एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं है, इट्स अप टू यू। बट हाँ, ये चीजें जो है, ये मिस्टेक्स जो है, आप इनको जरूर ध्यान रखिए ताकि ये मिस्टेक्स जो है आप कहीं ना कहीं ये कमिट कर दें अपने पेपर के अंदर। तो इन नेक्स्ट मिस्टेक्स को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। एंड प्यारे दोस्तों, इसी के साथ अलविदा आपसे, ऑल द वेरी बेस्ट, आपका एग्जामिनेशन काफी पास आ रहा है। फिर से बोलूंगा, प्रेजेंटेशन वाले पार्ट को बिल्कुल इग्नोर मत करना, सिलेबस कभी खत्म नहीं हो सकता,
बट जो भी चीजें हैं, जो भी आपके सिलेबस में आपने काफी हद तक पहले कभी ना कभी तो पढ़ी रखी है, उसको किस तरीके से आप आंसर की फॉर्म में लिखेंगे, ये चीज पे थोड़ा सा वर्क कर लो, क्योंकि डायरेक्टली आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके अपना पहला आंसर लिखोगे तो दिक्कत आएगी, टाइम मैनेज भी नहीं होगा, आपके पूरा पेपर भी कंप्लीट नहीं होगा, और ये सारी मिस्टेक्स कहीं ना कहीं आप कमिट कर देंगे जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।